हेलो दोस्तों, ए प्लस एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पारिस्थितिक तंत्र अर्थात परितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात परितंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले द्वारा किया गया था। परितंत्र जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने। कब किया? 1935 में। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, जिसे संक्षिप्त रूप में परितंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको इंग्लिश में हम इकोसिस्टम कहते हैं और संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? परितंत्र। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात परितंत्र कहते किसको हैं? जीव की प्रकृति और उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन परितंत्र कहलाता है। जीव की प्रकृति, जीव की प्रकृति अर्थात जो जीव का आवास है, और उसकी कार्यात्मक इकाई अर्थात जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन परितंत्र कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब कि जो क्रमबद्ध अध्ययन हो, सुव्यवस्थित अध्ययन हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीव की प्रकृति अर्थात जीव का आवास और उसकी कार्यात्मक इकाई अर्थात उसके कार्य करने की क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन परितंत्र कहलाता है। एक दूसरा डेफिनेशन और भी है, उसे भी देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही परितंत्र कहलाता है। इसका मतलब जैविक, जैविक क्या होते हैं? सजीव। अजैविक क्या होते हैं? निर्जीव। मतलब जैविक और अजैविक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन परितंत्र कहलाता है। अंतःक्रिया का मतलब कि जो भी सजीव निर्जीव हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो परितंत्र कहलाता है। अब देखते हैं परितंत्र अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। फर्स्ट है जैविक घटक और सेकंड है अजैविक घटक। जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है उत्पादक, सेकंड है उपभोक्ता एंड थर्ड है अपघटक। और अजैविक घटक को, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है भौतिक कारक, सेकंड है अकार्बनिक कारक, थर्ड है कार्बनिक कारक। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक जो सजीव हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब आते हैं। ठीक है। जो सजीव हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक घटक। तो जैविक घटक में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? उत्पादक के बारे में। तो आइए देखते हैं। उत्पादक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। परितंत्र में उत्पादक वर्ग से तात्पर्य वनस्पति जगत से होता है। उत्पादक का मतलब कि जितने भी वनस्पति जगत है उन्हें हम उत्पादक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। वनस्पति जगत ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। मृदा से खनिज तथा जल प्राप्त करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और मृदा से खनिज जल प्राप्त करके वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं ही करते हैं। क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं ही करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी जीव। इन्हें पृथ्वी पर प्राथमिक ऊर्जा निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। तो इन्हें प्राथमिक ऊर्जा निर्माणकर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उत्पादक हैं अर्थात जो पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन अर्थात अपने ऊर्जा का निर्माण खुद ही करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक ऊर्जा निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक ऊर्जा निर्माणकर्ता किसे कहते हैं। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा निर्माणकर्ता उत्पादक को कहते हैं। तो आइए देखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। सेकंड है उपभोक्ता।
जिसे हम इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। तो इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल गाय, भैंस, हिरन। सेकंड है द्वितीयक उपभोक्ता, जिसमें क्या आते हैं, मांसाहारी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, शेर, बाघ, भालू। थर्ड है तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें क्या आते हैं, सर्वाहारी, जैसे कि एग्जाम्पल मनुष्य और कुत्ता। तो आइए अब इन्हें डिटेल में हम देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, वे जीव जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण की पूर्ति करते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो जीव पौधों को या उनके किसी भी भाग को, जैसे कि उनकी पत्तियां हो गए, उनके फल हो गए, उन्हें क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे गाय है, भैंस है, हिरण है, तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। वे जीव जो अपने ऊर्जा की पूर्ति के लिए केवल मांस पर निर्भर होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि द्वितीयक उपभोक्ता मांस को खाते हैं और साथ ही साथ प्राथमिक उपभोक्ता को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में हमने देखा कि जैसे गाय है, भैंस है, हिरण है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के जो जीव हैं उन्हें खाते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता का एग्जाम्पल क्या है, शेर, चीता, भालू। तृतीयक उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर, वे जीव जिनमें शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उन्हें उच्च मांसाहारी भी कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसे जीव जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब वो शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें हम उच्च मांसाहारी भी कहते हैं, इन्हें हम सर्वाहारी भी कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, कुत्ता, सर्प। तो जैविक घटक में हमने उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखने चल रहे हैं कि अपघटक किसे कहते हैं। अपघटक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। ये वनस्पति या जंतु को सड़ाते या गलाते हैं। अपघटक में मूल रूप से कवक और शैवाल आते हैं। तो ये जो अपघटक होते हैं, जैसे कि कोई भी जीव है, चाहे वो वनस्पति जगत का है चाहे जंतु जगत का है, अगर वो नष्ट हो गया, अगर उसका मृत शरीर पड़ा है, तो ये क्या करते हैं अपघटक, उसे सड़ाते और गलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल मेन रूप से क्या है, जैसे कवक है और शैवाल है। ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया से मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत को सड़ा गला कर नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि चाहे वनस्पति जगत हो चाहे जंतु जगत, उनका अगर मृत शरीर पड़ा है तो उनके शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये उन्हें सड़ाते गलाते जाते हैं और इन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। इन्हें पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। तो पोषण का चक्रणदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वनस्पति और जंतु को सड़ा गलाकर मृदा में मिला देते हैं और फिर वो मृदा से जन्म लेते हैं और यह प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है, इसलिए इन्हें पोषण का चक्रणदाता कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पोषण का चक्रणदाता किसे कहते हैं, तो आप याद रखिए कि पोषण का चक्रणदाता हम अपघटक को कहते हैं। इन्हें मृतपोषी या अपरद भोजी भी कहते हैं, ये नाम भी आप याद रखिए। कई बार क्या होता है कि जैसे अब अपघटक हम पढ़ लिए, हमको अच्छे से मालूम है, बट एग्जाम में इसका दूसरा नाम पूछ लिया, मृतपोषी किसे कहते हैं या अपरद भोजी किसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है, जबकि आंसर हमें मालूम है बट हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग अपघटक को कहते हैं कि ये प्रकृति का मेहतर है, बट अपघटक प्रकृति का मेहतर नहीं है। अपमार्जक, अपमार्जक को हम
प्रकृति का मेहतर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। और पर्यावरण में क्या करते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और अपघटक क्या है, ये प्रदूषण फैलाते हैं। अपमार्जक प्रदूषण कैसे नहीं फैलाते हैं, कोई भी जीव जंतु अगर मर गया है तो ये उन्हें खा लेते हैं और प्रकृति की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। इसीलिए अपमार्जक को प्रकृति का मेहतर कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखें। तो आइए अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई जैविक घटक की। जैविक घटक में हमने देखा कि हम जैविक घटक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उत्पादक, सेकंड है उपभोक्ता, थर्ड है अपघटक। अब हम अजैविक घटक के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक मतलब जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, उसे अजैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है भौतिक कारक, सेकंड है अकार्बनिक कारक, थर्ड है कार्बनिक कारक। तो आइए एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है भौतिक कारक। परितंत्र के वे कारक जिनमें जीव की वृद्धि विकास की क्षमता पाई जाती है, वे अपने प्रभाव से जीव की संख्या अधिक या कम कर सकते हैं, वे भौतिक कारक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे कारक हैं जिनके प्रभाव से जीव की संख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे सूर्य की किरणें। अब अगर किसी स्थान पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा मिलेंगी तो वहाँ पे जीव की संख्या बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। वहाँ पे जीव की संख्या क्या होगी, घटेगी। बट इसके विपरीत अगर कहीं पे सूर्य की किरणें बिल्कुल ही नहीं पड़ रही हैं, वहाँ बिल्कुल ही नहीं मिल रही हैं सूर्य की किरणें, तो वहाँ पे भी जीव की संख्या क्या होंगी, घटेंगी। बट सूर्य की किरणें जहाँ पे संतुलित मात्रा में मिल रही हैं, जहाँ प्रॉपर मिल रहा है, तो वहाँ पे जीव की संख्या क्या होगी, वृद्धि होगी उनमें, ठीक है। यही सेम है तापमान के साथ। अगर कहीं तापमान हद से अधिक है या हद से कम है तो वहाँ पे जीव की संख्या क्या हो जाएगी, कम होगी। और अगर यही संतुलित मात्रा में मिलेगा तो वहाँ पे जीव की संख्या क्या होगी, वृद्धि होगी। इसी तरीके से प्रकाश में भी है। अगर प्रकाश हद से ज़्यादा मिल रहा है या हद से कम मिल रहा है तो वहाँ पे भी जीव की संख्या में कमी होगी। बट अगर प्रकाश प्रॉपर मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए संतुलित मात्रा में मिल रहा है, तो जीव की संख्या में वृद्धि होगी। इसी तरीके से वर्षा है। अगर वर्षा हद से ज़्यादा वर्षा हो जाती है या फिर बिल्कुल वर्षा ही नहीं होती है तो क्या होगा कि जीव की संख्या में कमी आएगी। बट अगर वर्षा प्रॉपर होती है, जितनी होनी चाहिए, तो जीव की संख्या में वृद्धि होगी। इसी तरीके से आर्द्रता है। आर्द्रता अर्थात कि जो भी वायु चल रही है उसमें नमी ना हो, सिर्फ गर्म वायु हो। अगर इस तरीके से हमेशा चलता रहे तो जीव की संख्या सीमित हो जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। बट अगर यही नॉर्मल रहे तो जीव की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये तो हो गया भौतिक कारक। सेकंड है अकार्बनिक कारक। परितंत्र के वे कारक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, वे अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक कारक कहलाएंगे। बट बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में कार्बन मिलता है, किस में कार्बन नहीं मिलता। तो एक अपने समझने के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे ऐसे तत्व या कारक जिसे जीव अपने भोजन अर्थात दिनचर्या के रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक कारक कहते हैं, ठीक है। अकार्बनिक कारक में एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मृदा। तो अब आप सोचेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, तो ये अकार्बनिक कारक कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो कार्बन है वो यौगिक के रूप में है, तत्व के रूप में नहीं है, इसीलिए ये क्या है, अकार्बनिक कारक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से आप सोचेंगे मृदा, कि मृदा में भी तो कार्बन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वास्तविक मृदा होती है वो कार्बन रहित होती है। जैसे कि वास्तविक मृदा, जैसे गंगा नदी के किनारे पे जो मृदा मिलती है वो वास्तविक मृदा होती है। तो वो क्या होती है, कार्बन रहित। और जिसमें कार्बन मिल जाता है तो वो प्योर मृदा नहीं, उस मिश्रित हो जाता है, कई चीजें उसमें मिल जाती हैं। थर्ड है कार्बनिक कारक। वे कारक
जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती हो वे कार्बनिक कारक कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ह्यूमस। तो ये सब कार्बनिक कारक के एग्जाम्पल हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र अर्थात परितंत्र किसे कहते हैं, उसके क्या क्या घटक हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।